हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभातम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डी के व्यास एजुकेशन हब के इस मंच पर आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम अध्याय 2 संघवाद पढ़ने वाले हैं। हमारा प्रथम अध्याय सत्ता की साझेदारी समाप्त हो चुका था। अब हम दूसरे अध्याय की बात करेंगे जिसमें हम संघवाद को पढ़ेंगे। क्या होता है संघवाद, ठीक है, संघवाद में किस किस प्रकार से सरकारें कार्य करती हैं, ठीक है, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, संघवाद की परिभाषा सबसे पहले हम बात करें कि संघवाद किसे कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मान लो संघवाद से क्या तात्पर्य है, तो अपन को क्या परिभाषा देनी है। उसके लिए दोस्तों मैं आपको परिभाषा लिख रहा हूँ कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन की शक्तियों का विभाजन विभिन्न स्तरों पर किया जाए, उसे ही संघवाद कहते हैं। अर्थात हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन की जो शक्तियां हैं, उन शासन की शक्तियों का विभाजन हम विभिन्न प्रकार के स्तरों में विभाजित कर दें, उसे ही क्या कहेंगे, संघवाद कहेंगे। हमने देखा पिछली क्लास में कि बेल्जियम और श्रीलंका, हमने दो देशों के मध्य तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया था, जहां बेल्जियम की शासन व्यवस्था, कहाँ की दोस्तों, बेल्जियम की जो शासन व्यवस्था है वो किस पर आधारित थी दोस्तों। बेल्जियम की शासन व्यवस्था संघवाद पर आधारित थी। किस पर आधारित थी दोस्तों, संघवाद पर। वहाँ राज्य को भी अलग शक्ति दी गई, केंद्र के पास अलग थी, जबकि तीसरे स्तर पर सामुदायिक सरकार का गठन किया गया था। अब हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका में दोस्तों वो जो श्रीलंका की शासन व्यवस्था है, श्रीलंका की शासन व्यवस्था में एकात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप देखने को मिलता है। एकात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप देखने को मिला, क्योंकि वहाँ केवल शक्तियाँ केंद्र के पास थी और केवल एक ही समुदाय को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, तो एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है दोस्तों, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन की सभी शक्तियां एक ही केंद्र में निहित हो, उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। दोस्तों, संघात्मक शासन व्यवस्था में तो शक्तियों का विभाजन पाया जाता है विभिन्न स्तरों के बीच में, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में सारी शक्तियां किसके बीच में है, किसके पास में होती है, एक ही केंद्र के पास में होती है। दोस्तों, एक डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम से समझा रहा हूँ। जो संघवाद है, संघवाद के आगे लिख रहा हूँ, ये मैंने एक सर्किल बनाया है, ठीक है, एक वृत्त है। तो यहाँ तो जो केंद्र है और ये परिधि है, क्या है, परिधि। अर्थात इसमें जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसमें दोस्तों शक्तियों का विभाजन केंद्र से परिधि की ओर होता है, केंद्र से परिधि की ओर। अर्थात यहाँ शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, केंद्र, फिर राज्य और फिर स्थानीय सरकारों में। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में दोस्तों जो केंद्र है, ठीक है, और ये परिधि, अर्थात सारी शक्तियाँ यहाँ नहीं होकर केंद्र से कहाँ की तरफ, वो परिधि से केंद्र की तरफ, परिधि से केंद्र की तरफ सारी शक्तियाँ पाई जाती है। अर्थात सभी शक्तियों का केंद्र कौन होता है, केंद्र होती है, अर्थात केंद्र सरकार
होती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं संघीय शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं, उनमें कौन कौन सी विशेषताएं प्रमुख हैं उनको और एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली विशेषता है संघीय सरकार का जो शक्तियां हैं, संघीय सरकार में क्या होती हैं, जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का विभाजन 2 या 2 से अधिक स्तरों के बीच में होता है। ठीक है, या तो सरकार के 2 स्तर हो, ठीक है, जैसे मैंने बताया केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या तो ये 2 स्तर हो या फिर इससे ज़्यादा भी स्तर हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे देशों में देखें तो हम वहाँ सामुदायिक सरकार को देखते हैं, सामुदायिक सरकार। समझ में आ गया दोस्तों। तो जो संघीय सरकार है इसमें जो सत्ता है उस सत्ता का विभाजन 2 या 2 से अधिक स्तरों के मध्य होता है। दूसरा बात करें कि 2 अलग अलग स्तर की जो सरकारें, मान लो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों स्तरों की बात करें, ठीक है, तो ये क्या करती हैं, राज्य सरकार, अब हम देखो अपनी बात करें, अपन राजस्थान के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? राजस्थान के। तो हमारे यहाँ राजस्थान की अलग से सरकार है, ठीक है, लेकिन हम केंद्र सरकार अर्थात भारत सरकार के अधीन भी आते हैं। समझ में आ गई। तो 2 अलग अलग प्रकार की सरकारें आती हैं ना, सरकारें होती हैं, 2 अलग अलग प्रकार की सरकारें होती हैं, वो एक नागरिक समूह पर शासन करने का कार्य करती है। अर्थात केंद्र सरकार सभी नागरिकों पर शासन करने का कार्य करती है। तीसरी बात करें, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार संविधान में उल्लेखित होते हैं। ठीक है, कि केंद्र सरकार में कौन कौन होगा, इसके क्या क्या कार्य होंगे, ये उल्लेखित है किसमें? संविधान में। राज्य सरकार के क्या क्या कार्य हैं, ठीक है, और इनके पदाधिकारी कौन कौन होंगे, सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होगा, इन सब का उल्लेख संविधान में किया गया है। बात करें स्थानीय स्वशासन, इनके पदाधिकारी कौन होंगे, ठीक है, इनको वित्तीय स्वायत्तता कैसे दी जाएगी, इन सब का उल्लेख किसमें किया गया है? संविधान में किया गया है। हम बात करें इसके चौथी विशेषता की, जो मौलिक अधिकार है। दोस्तों प्रत्येक नागरिक के जीवन के विकास के लिए अर्थात उसके संपूर्ण विकास के लिए उसे कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। वे मौलिक अधिकार उसके सर्वांगीण विकास के लिए सहायक होते हैं। तो राज्य सरकारें क्या करती है, कुछ जन्मजात होते हैं मौलिक अधिकार कि व्यक्ति जन्म के साथ ही कुछ मौलिक अधिकार लेकर उत्पन्न होता है, ठीक है, जबकि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सरकारें हमें प्रदान करती हैं। तो सरकार जो हमें अधिकार प्रदान करती हैं उनमें परिवर्तन करने का अधिकार भी किसको है? सरकार को ही होता है। तो मौलिक अधिकार होते हैं, उन मौलिक अधिकारों को केवल राज्य सरकार ही केवल उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती, उसमें परिवर्तन कौन करेगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर उसमें परिवर्तन करेंगे। अर्थात एक विशेष बहुमत के द्वारा उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो न्यायालय है, ठीक है, जो न्यायालय है उनको अधिकार दिया गया है कि वो संविधान और सरकारों का उल्लेख करें। अर्थात संविधान में ये उल्लेख, संविधान में ये न्यायालयों को संविधान व सरकारों की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। अर्थात न्यायालय ये उल्लेख करते हैं कि संविधान का दायरा कहाँ तक है, ठीक है, संविधान में कौन कौन सी चीज़ों को समाहित किया जाना चाहिए, कौन से जनता के हित के लिए हैं, ठीक है, ऐसे ही सरकार किस प्रकार से कार्य करेंगी, उनके कार्य करने का तरीका क्या है, ठीक है, कौन कौन से कार्य जनता के हित में, इन सब का निर्णय करने या उनकी व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को दिया गया है। हम बात करें इसकी नेक्स्ट विशेषता की, नेक्स्ट विशेषता है दोस्तों कि जो वित्तीय स्वायत्तता अर्थात प्रत्येक स्तर पर जो सरकारें हैं उन सरकारों को संचालित करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, अर्थात धन की आवश्यकता होती है, तभी ये लोग जनता के लोक कल्याण के लिए कार्य कर सकेंगे। अर्थात इस वित्त के लिए प्रत्येक सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता दी गई है, अर्थात वित्तीय स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। ये वित्तीय स्वतंत्रता क्या करती है, इनके राजस्व के स्रोत कौन कौन से होंगे, अर्थात इनको ये राजस्व कहाँ कहाँ से मिलेगा ये तय करते हैं, ठीक है, कि जो रोड कर है वो कौन लेगा, ठीक है, इसके अलावा जो हम यहाँ से वस्तुएं खरीदते हैं उन वस्तुओं का जो टैक्स है वो कितना % राज्य के पास रहने वाला है, कितना % केंद्र के पास जाने वाला है, ऐसे स्रोत उनको तय करने का कार्य भी संघीय शासन व्यवस्था में प्रत्येक स्तर पर जो वित्तीय स्वायत्तता देकर उनको किया जाता है।
ठीक है दोस्तों, ये हो गई इसकी विशेषताएं, एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे। दोस्तों विशेषताओं के बाद हम बात करें, आदर्श संघीय व्यवस्था के दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष क्या होता है? आदर्श जो संघीय व्यवस्था है उसमें ये कहा गया है कि उसमें आपसी जनता का आपसी भरोसा होना जरूरी है। ठीक है, तभी संघात्मक शासन व्यवस्था, अर्थात शासन की जो शक्तियां हैं उनको विभाजन अगर स्थायी रूप से, प्रॉपर रूप से, समान रूप से दो या दो से अधिक स्तरों के मध्य है तो उनके मध्य आपसी भरोसा कायम रहता है। दूसरा, अगर आपसी भरोसा है तो वो लोग आपस में साथ रहकर कार्य भी कर सकते हैं। आप साथ रहकर कार्य भी कर सकते हैं। अब संघीय शासन व्यवस्था है, इस संघीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार के स्तर चलते हैं। दो तरीके की संघीय व्यवस्थाएं अपनाई गई है। संघीय व्यवस्था के स्तर, ठीक है, दो स्तर बताए गए हैं दोस्तों। कितने स्तर बताए गए? दो। पहला स्तर कौन सा है? पहला स्तर है दोस्तों दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र। पहला है दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र क्या करेंगे? एक साथ आकर, दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र एक साथ आकर अपनी संप्रभुता में हस्तक्षेप नहीं करते हुए शासन शक्तियों का संचालन करते हैं। दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में 50 राज्य, मानो कितने राज्य? 50 राज्य हैं। तो अमेरिका क्या है? राज्यों का संघ। ठीक है, क्या है? राज्यों का संघ। अर्थात यहाँ राज्यों को अलग शक्ति दी गई है। राज्य स्वतंत्र है, राज्य चाहे तो अमेरिका से अलग हो सकते हैं, ठीक है, या उनको अलग अलग शक्तियाँ दी गई है। इसके अलावा जो केंद्र है उसके पास भी अलग से शक्ति है। तो ये सारे राष्ट्र आपस में एक साथ आकर के क्या करते हैं? ना तो आपसी संप्रभुता में हस्तक्षेप करते हैं और ना ही इनकी जो शासन शक्तियाँ, शासन का संचालन है उसमें हस्तक्षेप करते हैं, और स्वतंत्र रहकर कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ राष्ट्र हैं जो ऐसी शासन व्यवस्था को अपनाते हैं, जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड, इसके अलावा दोस्तों देश है ऑस्ट्रेलिया आदि। ठीक है, और भी देश हैं दोस्तों जो ऐसी शासन व्यवस्था को बनाते हैं जिनमें राज्यों को स्वतंत्र रखा गया है। ठीक है, वो स्वतंत्र राज्य आपस में एक दूसरे की संप्रभुता में हस्तक्षेप नहीं करते और अपने अपने शासन का संचालन करते हैं। तो ऐसी शासन व्यवस्था को अपनाने वाले देश हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के, अर्थात दूसरे स्तर की शासन व्यवस्था को अपनाने वाले देशों की, और वो किस प्रकार की होती है, जब तक आप इसको नोट कीजिए। दोस्तों अब दूसरा स्तर है, हम दूसरे स्तर की बात करें जिसमें एक राष्ट्र अपनी आंतरिक संप्रभुता व अखंडता का ध्यान रखते हुए अपने क्षेत्र को कई राज्यों में विभाजित कर देता है तथा उनमें शक्तियों का विभाजन भी कर
देता है। ठीक है, ऐसे देश कौन कौन से हैं? जैसे भारत, जैसे कौन सा देश दोस्तों? भारत। ठीक है, बेल्जियम, भारत, बेल्जियम आदि। अर्थात ऐसे देश जो अपनी आंतरिक संप्रभुता व अखंडता को ध्यान में रखें कि उनकी संप्रभुता और अखंडता बनी रहे, इसको ध्यान में रखते हुए वो क्या करता है? अपने क्षेत्रों को विभाजित कर देता है। जैसे भारत है, भारत ने अपनी संप्रभुता और अखंडता का ध्यान रखते हुए भारत को कई राज्यों में विभाजित कर दिया। ठीक है, अब उन प्रत्येक राज्यों को उनके राज्य स्तर पर शासन संचालन के लिए कुछ शक्तियां दे दी गई, लेकिन उन पर नियंत्रण किसका है? केंद्र सरकार का। अर्थात भारत एक अखंड और संप्रभुता बनाए हुए देश है। तो ऐसे देशों के उदाहरण भारत और बेल्जियम आदि हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनके उदाहरण क्या है? भारत और बेल्जियम आदि है। दोस्तों, हम पहले वाले स्तर की बात कर रहे थे, तो पहले वाले स्तर में तो केंद्र की अपेक्षा राज्य अधिक शक्तिशाली थे, जबकि हम दूसरे स्तर में बात करें तो राज्यों की अपेक्षा केंद्र अधिक शक्तिशाली है। अब हम आगे पढ़ेंगे भारत में संघीय व्यवस्था, अर्थात भारत में किस प्रकार की संघीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, भारत की आज़ादी 1947 को हुई। ठीक है, और अब 75 वर्ष, हम हमारी आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। कौन सा वर्ष मना रहे हैं? 75वां वर्ष मना रहे हैं। इन 75 वर्षों के दौरान हमने किस प्रकार से संघीय शासन व्यवस्था को बनाए रखा। ठीक है दोस्तों, हमारी आज़ादी के बाद हमने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया, राज्यों का संघ घोषित किया। अर्थात भारत अनेक राज्यों से मिलकर के बना है, भारत अनेक राज्यों से मिलकर बना है। भारतीय संविधान को मौलिक रूप से 2 स्तरों में विभाजित किया गया। कितने स्तरों में? 2 स्तरों में। एक केंद्र सरकार, एक केंद्र सरकार, और दूसरा था दोस्तों राज्य सरकार। दूसरा कौन सा है? राज्य सरकार। दोस्तों 1959 में तृतीय स्तर अर्थात पंचायती राज व्यवस्था को हमारे यहाँ लागू किया गया तथा इस पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक घोषित करने का कार्य 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। दोस्तों हमारे यहाँ अब वर्तमान में शासन के 3 स्तर अर्थात संघीय शासन व्यवस्था में सरकार के 3 स्तर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन के रूप में कार्य कर रही है। दोस्तों केंद्र सरकार भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्य केवल अपने भूभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात भारत में कुछ ऐसी इकाइयां हैं जिनमें राज्यों का निर्माण नहीं किया गया, उन क्षेत्रों पर केंद्र सरकार का स्वामित्व है, अर्थात केंद्र सरकार वहां शासन संचालित करने का कार्य करता है। दोस्तों भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है कि केंद्र के पास कौन कौन सी शक्तियां होगी और राज्य के पास कौन कौन सी शक्तियां होगी। ठीक है, तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाते हुए शक्तियों को निम्न स्तरों में विभाजित किया गया है। निम्न स्तरों में विभाजित किया गया है। निम्न स्तरों में विभाजित किया गया है। दोस्तों पहला स्तर है संघ सूची। कौन सी सूची दोस्तों? संघ सूची। दोस्तों संघ सूची ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है, उसे संघ सूची के विषय कहते हैं। तो लिखो दोस्तों, ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार
केंद्र सरकार को होता है उन्हें संघ सूची के विषय कहते हैं, सूची के विषय कहते हैं। दोस्तों वर्तमान में संघ सूची में 99 विषय हैं। कितने विषय हैं दोस्तों? 99 विषय हैं, अर्थात 99 विषय ऐसे हैं जिन पर कानून बनाने का कार्य केवल संघ सरकार अर्थात केंद्र सरकार का ही है। किसका है? केंद्र सरकार का ही है। कुछ विषय एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि संघ सूची के कौन कौन से विषय हैं, कोई 2 विषय 3 विषय 4 विषय बताइए, तो अपन कुछ 2 4 5 विषय लिख लेते हैं। तो संघ सूची के विषय कौन कौन से हैं? संघ सूची के विषय, तो दोस्तों इसमें रक्षा, विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, इसके अलावा दोस्तों बैंकिंग, संचार से जुड़े हुए, संचार से संबंधित विषय तथा सेना व मुद्रा से संबंधित विषय तथा सेना व मुद्रा से संबंधित मामले आदि। ऐसे करके दोस्तों 99 विषय हैं जो संघ सूची में शामिल किए गए हैं। दोस्तों एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों दूसरी सूची हमारी राज्य सूची। तो राज्य सूची के विषय कौन कौन से हैं? ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है उन्हें राज्य सूची के विषय कहते हैं। अर्थात ऐसे विषय जिन पर कानून कौन बनाएगा? केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी। कौन बनाएगी? राज्य सरकार। वर्तमान में दोस्तों राज्य सूची में 61 विषय हैं। कितने विषय हैं दोस्तों? 61 विषय। कितने विषय हैं दोस्तों? 61 विषय हैं। कौन कौन से हैं इनमें? जैसे पुलिस से संबंधित कोई भी कानून बनाना हो राज्य सरकार बनाएगी, व्यापार से संबंधित, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, इसके अलावा बहुत सारे 61 ऐसे विषय हैं जिन पर कानून बनाने का कार्य केवल राज्य सरकार ही करेगी। दोस्तों तीसरी सूची है हमारी समवर्ती सूची। यह एक ऐसी सूची है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार, दोस्तों किसको? केंद्र और राज्य सरकार दोनों को हो। लेकिन मान लो दोनों के बीच में मतभेद हो जाए, उस कानून को राज्य सरकार तो मान रही है लेकिन केंद्र सरकार नहीं मान रही, या केंद्र सरकार मान रही है राज्य सरकार नहीं मान रही, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो निर्णय है वो जो बहुमत का निर्णय माना जाएगा वो केंद्र सरकार का माना जाएगा। अर्थात उस विषय पर जो भी निर्णय लेगा केंद्र सरकार निर्णय लेगा। इसमें कुल 52 विषय रखे गए हैं दोस्तों, जिनमें शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह आदि विषय आते हैं। दोस्तों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब शक्तियों का विभाजन कर दिया हमने। शक्तियों के विभाजन के बाद में हमने देखा कि राज्यों को केंद्र के बराबर क्या नहीं दिया, दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। भारत में राज्यों को केंद्र के समान दर्जा प्रदान नहीं किया गया है, प्रदान नहीं किया गया है। अर्थात कौन शक्तिशाली है भारत में? केंद्र शक्तिशाली है। शक्तिशाली कौन है? केंद्र है। किससे? राज्यों से ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? केंद्र है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। किसका दोस्तों? विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो हमारे संविधान के एक आर्टिकल है, आर्टिकल 371, अनुच्छेद 371।
अनुच्छेद 371 में कुछ राज्य हैं जिनको विशेष अधिकार दिया गया है, अर्थात वो अपने हित में कोई कानून बनाना चाहे तो बना सकते हैं, जैसे नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, अर्थात जो पूर्वोत्तर राज्य हमारे, उनमें कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जिनको कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं कि वो कुछ कानून अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि जो कुछ प्रांत ऐसे हैं जिनको स्वतंत्र नहीं रखा गया है, जिनको मैंने कहा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात ये ऐसे राज्य हैं जो क्या नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। क्या नहीं है? स्वतंत्र नहीं है। अर्थात ये किसके अंडर में कार्य करते हैं? केंद्र सरकार के अंदर में कार्य करते हैं। अर्थात यहाँ के लिए कानूनों का निर्माण केंद्र सरकार करती है, अर्थात यहाँ की शासन व्यवस्था का संचालन भी केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। यहाँ का जो प्रमुख होता है उस प्रमुख का निर्वाचन भी केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे भारत में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, अर्थात किस प्रकार से ये कार्य करती है, किस प्रकार से संघीय शासन व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है। अर्थात अब हम बात करें संघीय व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए, अर्थात कामकाज के रूप से प्रभावी बनाने के लिए हमें एक लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। अर्थात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही संघीय शासन व्यवस्था को इम्पोर्टेंस दी जा सकती है। इसकी जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर निर्भर करती है। अर्थात जो संघीय शासन व्यवस्था है वो लोकतंत्र पर ही निर्भर करती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाने वाले देश ही संघीय शासन व्यवस्था को अपना सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार चलती है, उसका प्रारूप कैसे होता है, भारत में किस प्रकार से संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया हुआ है। अब इसके आगे का ये टॉपिक है हम प्रॉपर रूप से जारी रखेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।